अस्सलाम वालेकुम। आज के लेक्चर में हम लोग मीन कंपैरिजन देखेंगे कि हम एफ डिस्ट्रीब्यूशन को यूज़ करते हुए मोर देन टू पॉपुलेशन के मीन को किस तरह कंपेयर करते हैं। बिकॉज़ हमने ऑलरेडी लास्ट चैप्टर में मीन कंपैरिजन देखा था जिसमें हमने टू पॉपुलेशंस को कंपेयर किया था बाय यूजिंग टी टेस्ट एंड जी टेस्ट। अब हम लोग देखते हैं कि हम एफ डिस्ट्रीब्यूशन को क्यों यूज़ करेंगे। सबसे पहले हम लोग इसके नल एंड ऑल्टरनेट हाइपोथेसिस को देख लेते हैं कि हम किस तरह से स्टेट करेंगे जब हमारे पास मोर देन टू पॉपुलेशंस होंगी। तो आप ये देखिए यहाँ पर हमारे पास नल हाइपोथेसिस स्टेट हुआ है कि हमारे पास ऑल मीन्स आर इक्वल, और H1 में आपने क्या कहा कि द मीन्स आर नॉट ऑल इक्वल, या आप ये कह सकते हैं कि एटलीस्ट वन मीन इज डिफरेंट फ्रॉम दी अदर्स। डिसीजन रूल हम किस तरह से स्टेट करेंगे, रिजेक्ट एच नॉट इफ कैलकुलेटेड वैल्यू इज ग्रेटर देन दी क्रिटिकल वैल्यू। दिस इज अल्फा लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस k minus 1 is numerator degrees of freedom and n minus k is the denominator degrees of freedom। ठीक है, टेस्ट स्टैटिस्टिक हमारे पास एफ डिस्ट्रीब्यूशन यूज़ होगा। ये अभी मैं बताऊंगी आप लोगों को कि हम एफ डिस्ट्रीब्यूशन क्यों यूज़ कर रहे हैं, इसकी वजह क्या है। और यहाँ पर हमारे पास डिसीजन रूल की डिस्क्रिप्शन गिवन है कि हम लोग किस तरह कब नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट करते हैं, यानी जब हमारे पास कंप्यूटेड वैल्यू या कैलकुलेटेड वैल्यू ग्रेटर होती है एफ की टेबल वैल्यू से, तो तब हम एच नॉट को रिजेक्ट करते हैं। टेबल वैल्यू हम किस तरह से देखते हैं, तो हमारे पास इसके दो पैरामीटर्स हैं, द न्यूमरेटर डिग्रीज ऑफ फ्रीडम एंड द डिनोमिनेटर डिग्रीज ऑफ फ्रीडम। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं और देखते हैं कि एनालिसिस ऑफ वेरिएंस की कुछ डिस्क्रिप्शन और उसके फॉर्मूलाज गिवन है। तो यहाँ पर आपके पास एफ स्टैटिस्टिक के बारे में कुछ इंफॉर्मेशन गिवन है। ठीक है, इसको डिस्कस कर लेते हैं। There are k population being sampled. K population it means there are number of populations. यानी हम जब हमारे पास जब दो से ज़्यादा पॉपुलेशन होंगी तो हम उसको काउंट कर लेंगे, यानी नंबर ऑफ पॉपुलेशन। फॉर एग्जांपल हमारे पास 4 पॉपुलेशंस है तो हम उसको काउंट कर लेंगे तो हमारे पास 4 पॉपुलेशंस आ जाएंगी। तो k बेसिकली डिनोटिंग द 4 बीइंग सैम्पल्ड द न्यूमरेटर डिग्रीज ऑफ फ्रीडम, यानी k हमारे पास चाहे हमारे पास 4 पॉपुलेशन है, 5 पॉपुलेशंस हैं या 6 पॉपुलेशंस है, जितनी भी पॉपुलेशंस हैं तो उसको हम k से डिनोट करेंगे। या आप ये कह सकते हैं कि k बेसिकली नंबर ऑफ ग्रुप्स को डिनोट कर रहा है। देयर आर टोटल n ऑब्जर्वेशंस। ठीक है, आपके पास जो नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस, हम n को बहुत बार हर जगह देख चुके हैं कि स्मॉल n आपके पास टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस की बात कर रहा होता है, यानी आपके पास जितने भी एलिमेंट्स होते हैं पॉपुलेशन के अंदर, जब हम उनको काउंट करते हैं तो हमारे पास n ऑब्जर्वेशंस आ जाती हैं। हमारे पास डिग्रीज ऑफ फ्रीडम में इसका डिग्रीज ऑफ फ्रीडम क्या होगा, n माइनस के, यानी नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन माइनस नंबर ऑफ ग्रुप्स। यानी आपके पास जो टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस हैं, फॉर एग्जांपल आपके पास अगर 30 ऑब्जर्वेशंस हैं, n इज इक्वल टू 30 और k आपके पास 5 है, यानी आपके पास टोटल 5 ऑब्जर्वेशंस हैं। जब आप n माइनस के करेंगे तो आपके पास 30 माइनस 5, तो आपके पास जो डिनोमिनेटर डिग्रीज ऑफ फ्रीडम आएगा वो आपके पास आ जाएगा 25। ठीक है, एफ स्टैटिस्टिक को कंप्यूट करने का जो फॉर्मूला है वो है एफ इज इक्वल टू सम ऑफ स्क्वायर ट्रीटमेंट डिवाइडेड बाय डिग्रीज ऑफ फ्रीडम न्यूमरेटर डिवाइडेड बाय, यानी होल डिवीजन हो रही है अब यहाँ पर, सम ऑफ स्क्वायर ऑफ एरर डिवाइडेड बाय डिग्रीज ऑफ फ्रीडम ऑफ डिनोमिनेटर। तो इस तरह से आपके पास एफ स्टैटिस्टिक का फॉर्मूला होगा। बट बिफोर गोइंग टू डिस्कस द प्रॉब्लम रेलेवेंट टू द अनोवा, हम लोग थोड़ा सा इस चीज़ को देख लेते हैं कि हमारे पास टाइप 1 एरर का बिल्डअप किस तरह से हो रहा है और हम लोगों ने क्यों टी टेस्ट और जी टेस्ट के होते हुए एफ डिस्ट्रीब्यूशन को कंसीडर किया। सो लेट्स मूव टू द बुक। मैं आपसे शेयर कर लेती हूँ अभी बुक की विंडो। लेट मी ओपन द टॉपिक फर्स्ट। आपके पास अनोवा की अजम्पशंस हैं, 3 अजम्पशंस जिसको हम फॉलो कर रहे हैं। ठीक है, फर्स्ट अजम्पशन क्या है कि आपके पास जो पॉपुलेशंस हैं, यानी जितनी भी नंबर ऑफ पॉपुलेशंस हैं वो सब नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन को फॉलो कर रही हूँ। ठीक है,
सेकेंडली जो स्टैंडर्ड डेविएशंस हैं उन पॉपुलेशंस के वो इक्वल होने चाहिए, और थर्ड पे आपके पास पॉपुलेशंस जो हैं वो इंडिपेंडेंट होनी चाहिए, ठीक है। आई थिंक आई हैव शेयर्ड द स्क्रीन, यस। ओके, यहाँ पर आपके पास ये तीनों ऑब्जर्वेशन, तीनों एजम्पशंस गिवन है। जब ये तीनों एजम्पशंस मीट करेंगी तो आपके पास जब मोर देन 2 पॉपुलेशंस गिवन होंगी तो आपने हमेशा एफ डिस्ट्रीब्यूशन यूज़ करना है या अनोवा यूज़ करना है, ठीक है। अब यहाँ पर कुछ कॉमन क्वेश्चंस गिवन है। Why can't we just use the T differences in population mean discussed in a previous chapter? तो हम लोग क्यों प्रीवियस चैप्टर वाली टेक्निक्स को यूज़ नहीं कर रहे यहाँ पर? तो इसकी एक बड़ी रीज़न है, ठीक है। वो रीज़न क्या है? अनसेटिस्फैक्ट्री बिल्डअप ऑफ टाइप 1 एरर, यानी हमारा जो टाइप 1 एरर है पॉपुलेशन के ज़्यादा होने की वजह से वो टाइप 1 एरर भी बढ़ता जाता है। हालांकि हमारे पास क्वेश्चन के अंदर अगर 5% लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस गिवन है देन इट शुड बी 5%, इट शुड रिमेन 5%, तो इसको इंक्रीज नहीं होना चाहिए, ठीक है। हमारे पास जो करेक्ट डिसीजन की प्रोबेबिलिटी है, ठीक है, वो हमारे पास 95% अगर दी हुई है तो उसको 95% ही रहना चाहिए। अब हम लोगों के पास यहाँ पर एक एग्जांपल गिवन है, तो उसमें हमारे पास हम लोग सपोज कर रहे हैं कि वी हैव 4 डिफरेंट मेथड्स A, B, C and D ऑफ ट्रेनिंग न्यू रिक्रूट्स टू बी फायर फाइटर। तो 4 मेथड हैं जिन पर जो है वो न्यू रिक्रूट्स की ट्रेनिंग की जा रही है, ठीक है। और हमने उनके 4 मेथड्स, उसके 4 मेथड्स है, ठीक है, उस ट्रेनिंग के। At the end of training program, we administer to 4 groups a common test to compare to measure the understanding of firefighter techniques. अब उन्होंने क्या करना है, वो इन चारों ग्रुप का एक कॉमन टेस्ट कंडक्ट कर रहे हैं जिसकी बेस पर वो ये देखेंगे कि फायर फाइटर्स जो न्यू रिक्रूट्स हैं उनकी अंडरस्टैंडिंग कितनी हुई है फायर फाइटिंग टेक्निक से। अब यहाँ पर हाइपोथेसिस टेस्टिंग का एक क्वेश्चन गिवन है, इज देयर अ डिफरेंस इन द मीन टेस्ट स्कोर अमंग द 4 ग्रुप्स। तो हम लोगों ने क्या फाइंड आउट करना है कि इनके मीन डिफरेंट हैं, यानी चारों ग्रुप के जो मीन्स आ रहे हैं वो डिफरेंट हैं या एक जैसे हैं। तो अब हम लोग जो है वो इनके टेस्ट को कंपेयर करेंगे तो हमारे पास ये आंसर आ जाएगा कि ये एक जैसे हैं या डिफरेंट हैं। इस क्वेश्चन में हमारा जो कंसर्न है कि हम लोग जी या टी टेस्ट की बजाय एफ डिस्ट्रीब्यूशन क्यों यूज़ कर रहे हैं, तो अब हम उसकी तरफ चलते हैं। यानी हम इस कंडीशन के ऊपर टी डिस्ट्रीब्यूशन अप्लाई करेंगे। अब हमारे पास 4 पॉपुलेशंस हैं, यानी 4 पॉपुलेशंस हैं, ठीक है। और हम लोग बारी बारी उसके ऊपर, यानी हम 2-2 करके कंपेयर करेंगे। टी डिस्ट्रीब्यूशन में तो हम लोग 2 पॉपुलेशन को एट अ टाइम जो है वो कंपेयर कर सकते हैं, तो इसमें हम बारी बारी कंपेयर करेंगे 2-2 पॉपुलेशंस को, तो हमारे पास टोटल 6 सेट्स बनते हैं, यानी 6 हमारे पास सेट बनते हैं। अब अगर आप ये देखें ए वर्सेस बी, ए वर्सेस सी, ए वर्सेस डी, बी वर्सेस सी, बी वर्सेस डी एंड सी वर्सेस डी, ठीक है। तो जब हम इनको बारी बारी कंपेयर करेंगे तो हमारा लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस जो है वो 5% है, और जो प्रोबेबिलिटी ऑफ करेक्ट डिसीजन है वो 95% है, ठीक है। अब हमने क्या करना है, हम हर सेट के ऊपर, यानी हर जो पेयर है उसके ऊपर हमने टी टेस्ट बारी बारी अप्लाई करना है सेपरेटली। तो टोटल 6 टी टेस्ट बन जाएंगे, ठीक है। इन 6 टी टेस्ट के अप्लाई करने के बाद जो हमारी ऑल करेक्ट डिसीजन की प्रोबेबिलिटी है वो अगर हम देखें तो वो क्या बनती है, यानी हमने 6 बार इस प्रोबेबिलिटी को जब मल्टीप्लाई किया तो वो 0.735 बन जाती है। यानी हमारा जो सैम्पलिंग एरर है वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज कर गया है। अब अगर हम इस ऑल करेक्ट डिसीजन की प्रोबेबिलिटी को 1 में से माइनस करें तो हमारे पास 26.5 अल्फा रह जाता है। यानी हमारे पास, हम किस तरह से इसको करते हैं, यानी अगर हमारे पास 95% करेक्ट डिसीजन की प्रोबेबिलिटी है तो हमारे पास लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस जो है वो, एरर का चांस जो है वो हमारे पास 5% रह जाता है। लेकिन अब हमारे पास ये जो 6 करेक्ट डिसीजंस हैं इनकी प्रोबेबिलिटी को जब हम माइनस करेंगे 1 में से, तो हमारे पास जो इनकरेक्ट डिसीजन की प्रोबेबिलिटी बनेगी
वो आ रही है 26.5%। तो ये हमारे लिए यहाँ पर प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है, यानी हमारा टाइप 1 एरर इतना बड़ा हो गया है इस वजह से कि हम बार बार टी टेस्ट जो है वो अप्लाई करते जा रहे हैं। तो इस चीज़ को अवॉइड करने के लिए हम अनोवा यूज़ करते हैं। ठीक है, यहाँ पर इसकी रीज़न लिखी हुई है कि द लाइकलीहुड ऑफ रिजेक्टिंग अ ट्रू नल हाइपोथेसिस बिकॉज ऑफ सैम्पलिंग एरर is increased from 0.05 to an unsatisfactory level of 0.265। ठीक है, यानी आपका ये जो 5% है वो बढ़ के इतना ज़्यादा हो गया। It is obvious that we need a better method than conducting 6 टी टेस्ट, यानी हमें अब बेहतर अप्रोच यूज़ करने की ज़रूरत है, बजाय इसके कि हम 6 टी टेस्ट अप्लाई करें और उसकी वजह से हमारा टाइप 1 एरर भी अफेक्ट हो रहा है। तो हम उसके लिए अनोवा को सेलेक्ट किया, यानी हम एनालिसिस ऑफ वेरिएंस को यूज़ करके अब हम लोग मोर देन 2 पॉपुलेशन को कंपेयर कर सकते हैं। इसमें हमारे पास टाइप 1 एरर का जो बिल्डअप होगा वो भी अवॉइड हो जाएगा। अनोवा में हमारे पास एक टर्म यूज़ होती है ट्रीटमेंट मीन के लिए बेसिकली यूज़ हो रही होती है, ट्रीटमेंट मीन्स हम लोग कहते हैं। तो इसकी थोड़ी सी हिस्ट्री इधर गिवन है कि अनोवा सबसे पहले जो डेवलप हुआ तो उसकी एप्लीकेशन आपके पास एग्रीकल्चर सेक्टर में थी। ठीक है, और यहाँ पर हमारे पास जो टर्म्स यूज़ हो रही हैं वो ज़्यादातर एग्रीकल्चर से रेलिवेंट है। तो यहाँ पर उन्होंने एक एग्जांपल दी हुई है कि आपके पास जो है वो एक पीस ऑफ लैंड है। ठीक है, उसके 4 प्लॉट्स हैं और यहाँ पर आपके पास डिफरेंट फर्टिलाइजर्स हैं। ठीक है, तो हम हर प्लॉट के ऊपर डिफरेंट फर्टिलाइज़र अप्लाई करेंगे और एट द एंड जो है वो हम उस लैंड की फर्टिलिटी या उसका प्रोडक्शन रेट देखेंगे कि आया कि उसकी फर्टिलिटी ट्रीट हुई है या नहीं, यानी उसकी फर्टिलिटी इंक्रीज हुई है या नहीं। यहाँ पर देखें, यहाँ पर मेंशन है द टर्म ट्रीटमेंट इज़ यूज टू आइडेंटिफाई द डिफरेंट पॉपुलेशन बीइंग एग्जामिन्ड। ये आपके पास 4 डिफरेंट पॉपुलेशंस हैं। ठीक है, और उन्होंने इसको एग्जामिन किया है कि इसकी फर्टिलिटी इंक्रीज हुई है या नहीं। अब हम इस की प्रॉब्लम की तरफ चलते हैं कि हमारे पास अगर डिफरेंट ट्रीटमेंट मीन्स होंगे तो हमारे पास जो नॉर्मल कर्व है वो किस तरह से बनेगी, अगर हमारे पास सेम ट्रीटमेंट मीन्स होंगे तो हमारे पास किस तरह से नॉर्मल कर्व बनेगी। यहाँ पर एक एग्जांपल गिवन है। जूसी हुलमैन मैनेजेस अ रीजनल फाइनेंशियल सेंटर शी विशेस टू कंपेयर द प्रोडक्टिविटी एज मेजर्ड बाय द नंबर ऑफ कस्टमर्स सर्व्ड among 3 employees. 4 days are randomly selected and the number of customers served by each employee is recorded. The results are here. ओके, जूसी जो है वो रीजनल फाइनेंशियल सेंटर को मैनेज करती है। ठीक है, और उसने क्या करना है, वो अपने एम्प्लॉयज़ की प्रोडक्टिविटी को असेस करना चाह रही है। तो वो क्या करेगी कि वो उनके जो डेली कस्टमर सर्विसेज, यानी जितने कस्टमर से वो डील कर रहे होंगे, नंबर ऑफ कस्टमर से, उनके डाटा की बेस के ऊपर वो अपने एम्प्लॉयज़ की प्रोडक्टिविटी को चेक करेगी। अब यहाँ पर 3 एम्प्लॉयज़ हैं, वुल्फ, वाइट एंड ओरोजा। तो उनकी यानी 4 रैंडम डेज उन्होंने सिलेक्ट कर लिए और हर डे पर जितने कस्टमर्स को सर्व किया जा रहा था, नंबर ऑफ कस्टमर्स यहाँ पर गिवन है। ठीक है, कि ईच एम्प्लॉय ने इतने नंबर ऑफ कस्टमर्स एक दिन के अंदर सर्व किए हैं। अब हम लोग इसकी ट्रीटमेंट को देख लेते हैं, यानी जब हमारे पास तीनों मीन्स इक्वल होंगे तो वो एक ही लाइन उन तीनों, यानी एक ही मीन लाइन जो है वो तीनों कर्व्स को इंटरसेक्ट करेगी। ऑन द अदर हैंड, इफ ट्रीटमेंट मीन्स आर डिफरेंट, तो आपके पास ये डायग्राम इस तरह से बनेगी, यानी वो तीनों मीन्स डिफरेंट जगहों पर एक ग्राफ के अंदर जो है वो नॉर्मल कर्व बनाएंगे, मतलब वो एक स्टैंड पॉइंट पर नहीं नजर आएंगे हमारे पास। तो ये आपके पास थोड़ी सी इलस्ट्रेशन गिवन थी। अब हम लोग एफ डिस्ट्रीब्यूशन की अनोवा की एग्जांपल की तरफ चलते हैं। ओके, हमारे पास यहाँ पर एक ग्रुप की एग्जांपल है, रिसर्च ग्रुप की। रिसेंटली अ ग्रुप ऑफ 4 मेजर कैरियर्स ज्वाइन इन हायरिंग Brunner's Marketing Research Incorporation to serve a recent passenger
रिगार्डिंग देयर लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन विद द रीसेंट फ्लाइट, ठीक है। वो अब क्या कर रहे हैं, ये रिसर्च जो मार्केटिंग रिसर्च कंपनी है वो एम्प्लॉयज़ सॉरी पैसेंजर के सेटिस्फैक्शन लेवल को देखना चाह रही है कि वो उनकी सर्विस अपनी एयरलाइन की सर्विसेज से कितने सेटिस्फाई हैं, ठीक है। अब सर्वे में क्वेश्चंस क्या क्या इंक्लूडेड हैं, उसमें आपके पास कुछ क्वेश्चंस की डायमेंशन के माने यानी टिकटिंग, बोर्डिंग, इन फ्लाइट सर्विस, बैगेज हैंडलिंग, पायलट कम्युनिकेशन एंड सो फोर्थ, इस टाइप की यानी फ्लाइट से रेलेवेंट क्वेश्चंस जो हैं वो सर्वे में पूछे गए हैं, जिसमें टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस जो हैं वो 25 हैं, ठीक है। और उनके पॉसिबल आंसर्स क्या हैं, एक्सीलेंट, गुड, फेयर और पुअर। यानी आपके पास ये क्वालिटेटिव काइंड ऑफ डाटा है जिसको आपने कोड किया हुआ है। एक्सीलेंट के लिए 4 स्कोर है, गुड के लिए 3 है, फेयर के लिए 2 है एंड पुअर के लिए 1 है। These responses were totaled, so the total score was an indication of satisfaction with the flight. Brenner Marketing Research Incorporation randomly selected and surveyed passengers from the 4 airlines. तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने 4 एयरलाइंस को सर्वे किया। So is there a difference in the mean satisfaction level among the 4 airlines? तो अब हम लोगों ने ये देखना है कि जो पैसेंजर्स की सेटिस्फैक्शन है यानी मीन सेटिस्फैक्शन लेवल है वो इक्वल है या नहीं, उसमें डिफरेंस मौजूद है या नहीं। तो हमारे पास जो लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस है वो 1% है। अब हम लोग देखते हैं कि नेक्स्ट स्लाइड में हमारे पास हाइपोथेसिस टेस्टिंग प्रोसीजर मौजूद है। हम लोग नल और अल्टरनेट हाइपोथेसिस कैसे स्टेट करेंगे, तो हम लोग ये ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। देखिए हर जो एयरलाइन थी उसका फर्स्ट वर्ड उन्होंने एज अ इंडिकेशन यूज़ किया है कि ये एक दूसरे से डिफ्रेंशिएट करें। तो नल हाइपोथेसिस में सब एयरलाइंस का जो मीन है वो सेम है, ठीक है। H1 में हम कह रहे हैं कि सब मीन्स मतलब द मीन्स आर नॉट ऑल इक्वल, यानी सारे मीन्स जो है वो इक्वल नहीं है। देयर इज वन मीन विच इज डिफरेंट फ्रॉम द अदर्स, ठीक है। तो रिजेक्ट H0 इफ F इज ग्रेटर देन दी यानी कैलकुलेटेड वैल्यू इज ग्रेटर देन दी क्रिटिकल वैल्यू। ये वाली वैल्यू आपके पास टेबल से आएगी। यहाँ पर आपके पास अल्फा यानी लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस गिवन है, ये आपके पास न्यूमरेटर डिग्रीज ऑफ फ्रीडम है और ये आपके पास डिनोमिनेटर डिग्रीज ऑफ फ्रीडम है। यानी रिजेक्ट H0 का जो रूल है हमारे पास वो सेम है ऑलवेज, कि आपके पास जब भी हम कहेंगे डिसीजन रूल बनाएंगे तो हम लोगों ने क्या कहना है, रिजेक्ट H0 इफ कैलकुलेटेड वैल्यू इज ग्रेटर देन द क्रिटिकल वैल्यू। बेशक आपके पास टी टेस्ट है, जी टेस्ट है, एफ टेस्ट है, कुछ भी है, लेकिन आपने जब डिसीजन रूल बनाना है तो इसी पे बेस करेगा। स्टेप 2 में आपके पास लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस 1% है। स्टेप 3 में आपके पास अप्रोप्रिएट स्टैटिस्टिक। अब हम लोग किस तरह से बताएंगे, यानी हम कैसे डिफ्रेंशिएट करेंगे, क्योंकि हम ऑलरेडी मीन कंपैरिजन कर चुके हैं। तो अब हम लोग मीन कंपैरिजन के दोबारा एफ डिस्ट्रीब्यूशन के थ्रू कर रहे हैं, तो इन दोनों में डिफरेंस क्या होगा, बिकॉज वी कंपेयरिंग मीन्स of more than 2 groups. So whenever we have more than 2 groups, we will use F statistic. Okay, now let's move on to the next slide. स्टेप 4 में हमने डिसीजन रूल स्टेट करना है, ठीक है। हम लोगों ने क्या कहा था, रिजेक्ट H0 इफ कैलकुलेटेड वैल्यू इज ग्रेटर देन द क्रिटिकल वैल्यू। कैलकुलेटेड वैल्यू की अभी हम बात ही करते हैं क्योंकि हमने इसको अभी कंप्यूट करना है, इसका थोड़ा सा लंबा प्रोसीजर है। क्रिटिकल वैल्यू को हम लोग अभी बुक से देख लेते हैं कि हमारा एफ डिस्ट्रीब्यूशन का टेबल किस तरह से होगा और हमने किस तरह से वैल्यू देखनी है। सो लेट मी शेयर द बुक विंडो। आप लोगों ने एक चीज़ याद रखनी है, जब भी आप एफ का टेबल यूज़ करेंगे तो आप लोगों ने ये देखना है कि आप लोग सही वाले टेबल को देखें। यहाँ पर देखें आपके पास 1% ऑफ लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस गिवन है, यानी 1% लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस जब आपके पास होगा तो आपने ये वैल्यूज़ देखनी है। अगर आपके पास 5% वाला होगा तो आपने ये टेबल देखना है, ठीक है। अगर आपके पास क्वेश्चन में 5% लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस गिवन हो तो आपने ये टेबल देखना है, अदरवाइज 1% पे आपने ये टेबल देखना है। अभी क्वेश्चन में हमारे पास 1% गिवन है, ठीक है, और हमारे पास जो इंफॉर्मेशन गिवन है उसमें हमारे पास के जो है वो
k-1 आप कह सकते हैं डिग्रीज ऑफ फ्रीडम ऑफ न्यूमरेटर विच इज़ 4-1, तो ये हमारे पास आ जाएगा 3 degrees of freedom of denominator which is n minus k, n टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस आपके पास 20 है, ठीक है, और k आपके पास 4 है, तो आपके पास जो वैल्यू आएगी डिनोमिनेटर की वो आएगी 18, सॉरी ये 18 है, ठीक है। अब 18 और 3 के कॉरेस्पॉन्डिंग जो हमारे पास वैल्यू आ रही है वो ये आ रही है 5.09। इस तरह से आपने f की क्रिटिकल वैल्यू देखनी है। Let's get back to the PowerPoint slides. So इस तरह से हमने डिसीजन रूल स्टेट किया। अब हम कैलकुलेशन की तरफ चलते हैं कि हम लोग एफ डिस्ट्रीब्यूशन को किस तरह कंप्यूट करेंगे। आपके पास ये अनोवा का टेबल है एक, ठीक है। यहाँ पर सोर्स ऑफ वेरिएशन की बात हो रही है, यानी हमारे पास वेरिएशन दो तरफ से आ सकती है, दो उसके सोर्सेज हैं, एक है ट्रीटमेंट और दूसरा है एरर, ठीक है। तो हम लोग सबसे पहले जो इंफॉर्मेशन पुट करेंगे, बेसिकली ये अनोवा का टेबल का फॉर्मेट हमेशा सेम रहेगा। इस टेबल के अंदर आपने वैल्यूज़ पुट करनी है, लेकिन इन वैल्यूज़ की कैलकुलेशन हम फर्दर डिस्कस करेंगे कि ये आपके पास SST कैसे आएगा, SSE कैसे आएगा, ये MST क्या है, ये MSE क्या है। तो मैं आपको इन टर्म्स का बता देती हूँ। यहाँ पर आपके पास सम ऑफ स्क्वायर गिवन है, यानी सम ऑफ स्क्वायर ऑफ ट्रीटमेंट, सम ऑफ स्क्वायर ऑफ एरर, और ये जब आप इन दोनों को ऐड करेंगे तो ये आपके पास सम ऑफ स्क्वायर ऑफ टोटल बन जाएगा। यहाँ पर आपके पास डिग्रीज ऑफ फ्रीडम गिवन है k-1 न्यूमरेटर डिग्रीज ऑफ फ्रीडम, यहाँ पर आपके पास डिनोमिनेटर डिग्रीज ऑफ फ्रीडम है, ठीक है। जब आप इसको ऐड करेंगे तो आपके पास ये k कैंसिल हो जाएगा, तो ये आपके पास रिमेनिंग n-1 बन जाएगा। n-1 आपके पास डिग्रीज ऑफ फ्रीडम के इक्वल होता है। मीन स्क्वायर, अब आप जब मीन स्क्वायर निकालेंगे तो आपने क्या करना है, आपने SST को डिवाइड कर देना है k-1 से, यानी न्यूमरेटर डिग्रीज ऑफ फ्रीडम से, और SSE को आपने डिवाइड करना है डिनोमिनेटर डिग्रीज ऑफ फ्रीडम। तो आपके पास ये मीन स्क्वायर ट्रीटमेंट आ जाएगा डिवाइडेड बाय मीन स्क्वायर एरर आ जाएगा। जब आप इन दोनों मीन्स को डिवाइड करेंगे तो आपके पास एफ डिस्ट्रीब्यूशन आ जाएगी। अब यहाँ पर आपने जो दो चीज़ें फाइंड आउट करनी है वो ये वाली टर्म है और ये वाली टर्म है, यानी इन दोनों को आप जब कैलकुलेट करेंगे तो आप इस तीसरी को माइनस करके फाइंड आउट कर लेंगे। अब हम लोग देखते हैं कि हम इन दोनों को किस तरह से इनके क्या फार्मूलाज हैं। तो एस टोटल का जो फार्मूला है वो है समेशन x माइनस एक्स बार मीन, यानी आप कह सकते हैं कि ग्रैंड मीन से माइनस करेंगे और उसका होल स्क्वायर ले लेंगे। ये सम ऑफ स्क्वायर ऑफ एरर है, तो आप क्या करेंगे, समेशन ऑफ x माइनस एक्स बार c, यानी आपके पास ये हर ट्रीटमेंट का मीन गिवन है, यानी हर पॉपुलेशन का मीन जो होगा उसमें से आप उसकी पर्टिकुलर x वैल्यू को माइनस करेंगे और उसका फिर स्क्वायर ले लेंगे। तो ये हम बारी बारी इन दोनों फार्मूलाज को यूज़ करके तो ये वैल्यूज़ निकालेंगे। तो अब हम लोग फॉर्मल कैलकुलेशन की तरफ चलते हैं कि हम लोग किस तरह से इसको फाइंड आउट करेंगे। ओके, यहाँ पर आपके पास डाटा गिवन है, ये आपके पास पॉपुलेशन 4 पॉपुलेशंस गिवन है 1 2 3 4। आपने क्या करना है, सबसे पहले आपने समेशन x निकालने हैं, यानी x1 फॉर फर्स्ट पॉपुलेशन, x2 for second population, summation x3 for third population, summation x4 for fourth population। तो ये आपके पास सब समेशंस आ गए, ठीक है। आपने सारी पॉपुलेशंस को ऐड कर लिया। देन आपने n निकालने, यानी आपके पास जो टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस हैं, ठीक है, दिस इज n1 n2 n3 n4, ठीक है। अब फिर आपने क्या करना है, आपने हर पॉपुलेशन का मीन निकाल लेना है। मैं इसको कह सकती हूँ x बार 1, x बार 2, x बार 3, x बार 4। ये अब आपके पास आ गया। तो अभी मैं एक डिफरेंट कलर लेके अब मैं आपको बताती हूँ कि आपने ग्रैंड मीन कैसे निकालना है। आपने क्या करना है, आपके पास अभी जो ये समेशंस आए थे, ठीक है, आपने इन सब को ऐड कर लेना है
ठीक है। तो ये आपके पास यहाँ पर एक टोटल आ जाएगा, दिस इज समेशन एक्स जी, यानी ग्रैंड टोटल आ गया आपके पास। और फिर आपने इन एन वैल्यूज़ को भी सबको ऐड कर लेना है, ठीक है। तो ये आपके पास आ जाएगा एन जी। तो अब आपके पास क्या आपने निकालना है, आपने निकालना है एक्स बार जी, यानी ग्रैंड मीन फाइंड आउट करना है। तो आप क्या करेंगे, आप इनको दोनों को जब डिवाइड करेंगे, समेशन एक्स जी डिवाइडेड बाय एन जी, तो आपके पास एक्स बार जी आ जाएगा, ठीक है, जो कि ये है 75.63 इसका फॉर्मूला, और ये यहाँ पर भी गिवन है, ठीक है। इस तरह से आपने एक्स बार जी निकाल लिया। अब आपने ये जो सिंगल पॉपुलेशंस के मीन्स निकाले हैं, ये आप लोगों को अभी नेक्स्ट स्टेप में काम आएंगे। अभी हम लोग एक्स बार जी यानी हम एसएस टोटल की कैलकुलेशन की तरफ चलते हैं। यहाँ पर देखें, आपके पास ये स्केयर अभी नहीं लेना, ये यहाँ पर मिस्टेक है। ये सिंपली आपके पास है एक्स माइनस एक्स बार जी, यानी आपने हर एक्स वैल्यू में से एक्स बार जी को माइनस करना है। आपके पास जो ग्रैंड मीन था उसको आपने हर ऑब्जर्वेशन में से माइनस करते जाना है, हर पॉपुलेशन की, ठीक है। अगर मैं इसको लास्ट स्लाइड पे चलूँ, मैं आपको बताती हूँ कि ये किस तरह से होगा। यानी आपने हर पॉपुलेशन में से, हर वैल्यू में से एक्स बार जी को माइनस करते जाना है, ठीक है। एक्स बार जी, इन सब वैल्यूज़ को आपने एक्स बार जी से माइनस करना है, फिर एक्स बार जी से इनको वैल्यू को माइनस करना है, ठीक है। फिर इधर भी आपने बिल्कुल इसी तरह एक्स बार जी से सब वैल्यूज़ को माइनस कर देना है, और यहाँ पर भी सेम है, ठीक है। जब आप इसको माइनस कर चुकेंगे तो आपके पास ये वैल्यूज़ आ जाएंगी, जो टेबल आपको यहाँ पर इस स्लाइड में गिवन है ये आपके पास आ जाएगा। तो जब आपके पास ये टेबल आ जाएगा, तो इसके बाद आपने क्या करना है, जो वैल्यूज़ आपके पास यहाँ आई हैं, आपने इन सब वैल्यूज़ का स्केयर ले लेना है। यानी जब आपके पास एक्स बार जी आ जाएगा, तो आपने क्या करना है, एक्स माइनस एक्स बार जी की जो वैल्यूज़ आएंगी, यानी ये वाली जो वैल्यूज़ आई हैं, इन सब का स्केयर ले लेना है, ठीक है। तो ये आपके पास जब स्केयर लेंगे तो आपके पास ये आ जाएगा। जब आप इसका स्केयर ले लेंगे, तो उसके बाद आपने क्या करना है, आपने इन स्केयर्स को यानी सम ऑफ स्केयर्स को ऐड कर लेना है, ठीक है। टोटल आ जाएगा आपके पास फर्स्ट पॉपुलेशन का। सेकंड पॉपुलेशन के लिए भी आपने इसी तरह ऐड कर लेना है, थर्ड को भी ऐड कर लेना है, और फोर्थ को भी ऐड कर लेना है, ठीक है। इस तरह आपने पहले एडिशन करते जाना है, ठीक है। जब आपके पास ये टोटल्स आ जाएंगे, तो आपने इन सब टोटल्स को दोबारा ऐड कर लेना है, ठीक है। तो आपके पास ये पर्टिकुलर वैल्यू आ जाएगी। ये आपके पास एसएस टोटल की वैल्यू है, ठीक है। अब हम लोग इस कैलकुलेशन की तरफ चलते हैं, यानी सम ऑफ स्क्वायर ऑफ एरर की कैलकुलेशन की तरफ चलते हैं कि हम ये इसको किस तरह से करेंगे। तो अब हम लोग दोबारा पॉपुलेशन की जो वैल्यूज़ गिवन है उनकी तरफ जाते हैं। आपने जो ये सिंगल पॉपुलेशन मीन्स फाइंड आउट किए थे, अब आप इनको यूज़ करेंगे स्क्वायर एरर के लिए। यानी आपके पास ये x1 था, x बार 1, x बार 2, x बार 3, x बार 4, ठीक है। तो अब आप क्या करेंगे, आप हर पॉपुलेशन में से उसके पर्टिकुलर मीन को माइनस करेंगे। यानी जब अगर मैं इस पॉपुलेशन में से करूँगी, तो मैं यहाँ पर x बार 1 को माइनस करूँगी, ठीक है, सबके साथ। फिर यहाँ पर मैं x बार 2 को माइनस करूँगी सब वैल्यूज़ में से। यहाँ पर मैं x बार 3 को माइनस करूँगी सब वैल्यूज़ में से, ठीक है। और यहाँ पर मैं x बार 4 को माइनस करूँगी सब वैल्यूज़ में से। तो ये मेरे पास आ जाएगा x माइनस एक्स बार c, ठीक है। ठीक है, जिस तरह हमारे पास पहले था x माइनस एक्स बार g, तो हमारे पास जो इसकी वैल्यूज आई थी, हमने उसका स्क्वायर लिया था,
ठीक है। तो अब हमारे पास जो वैल्यूज़ आएंगी उनका भी हम लोग स्केयर ले लेंगे। अब नेक्स्ट स्लाइड पे जाते हैं और देखते हैं कि हमारे पास क्या वैल्यूज़ आ रही हैं। हमने हर एक्स वैल्यू में से उसकी पर्टिकुलर पॉपुलेशन के मीन को माइनस किया है। ठीक है, तो हमारे पास ये वैल्यूज़ आ गई। ठीक है, ये चारों पॉपुलेशंस के लिए फिर हमने इन्हीं वैल्यूज़ का जब स्क्वायर ले लिया तो हमारे पास ये वैल्यूज़ आ गई। तो हम लोग सेम प्रोसीजर को फॉलो करेंगे। पहले हम लोग पॉपुलेशन की वैल्यू को सम अप करेंगे, सब पॉपुलेशन की वैल्यूज़ को बारी बारी सम करेंगे और फिर जो सम वैल्यूज़ आएंगी हमारे पास टोटल वैल्यूज़, उनको हम लोग ऐड करेंगे तो हमारे पास सम ऑफ स्क्वायर ऑफ एरर की वैल्यू आ जाएगी यहाँ पर। ठीक है, अब हम इन वैल्यूज़ को अनोवा के टेबल में पुट करते हैं। बट बिफोर दैट हम लोग ये देखेंगे कि हमारे पास एस एस टोटल की वैल्यू आ गई थी और एस एस ई की वैल्यू यानी सम ऑफ स्क्वायर ऑफ एरर की वैल्यू आ गई थी। तो अब हम लोग क्या करेंगे, हम सम ऑफ स्क्वायर ऑफ ट्रीटमेंट को हमने फाइंड आउट करना है। तो एस एस टोटल में से जब हम एस एस ई को माइनस करेंगे तो हमारे पास सम ऑफ स्क्वायर ऑफ ट्रीटमेंट की वैल्यू आ जाएगी। अब हम इस इंफॉर्मेशन को अनोवा के इस टेबल के अंदर पुट कर लेंगे। ये वैल्यू और ये वैल्यू हमारे पास कैलकुलेशन से आई थी। ठीक है, जब हमने इस वैल्यू को सम ऑफ स्क्वायर ऑफ एरर को हमने माइनस किया सम ऑफ स्क्वायर ऑफ टोटल से तो हमारे पास सम ऑफ स्क्वायर ट्रीटमेंट आ गया। अब हमारे पास यहाँ पर डिग्रीज ऑफ फ्रीडम के वन है। ट्रीटमेंट डिग्रीज ऑफ फ्रीडम के -1 था, यानी टोटल 4 नंबर ऑफ ग्रुप्स थे, तो हमने उसमें से 1 माइनस किया तो 3 आ गया। ठीक है, यहाँ पर हमारे पास जो डिग्रीज ऑफ फ्रीडम डिनोमिनेटर था वो n के था। नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन माइनस नंबर ऑफ ग्रुप्स, तो हमारे पास ये आंसर 18 आ गया। तो हमारे पास जो टोटल आंसर आ रहा है वो आ रहा है 21, जब हमने दोनों डिग्रीज ऑफ फ्रीडम को ऐड किया। यानी हमारा जो डिग्रीज ऑफ फ्रीडम का फॉर्मूला क्या होता है, n-1। ठीक है, तो हमारे पास मीन स्क्वायर की वैल्यू हम कैसे निकाल सकते हैं, हम लोग जब डिवाइड करेंगे सम ऑफ स्क्वायर ऑफ ट्रीटमेंट को तो हमारे पास डिनोमिनेटर डिग्रीज ऑफ न्यूमरेटर डिग्रीज ऑफ फ्रीडम से जब हम सम ऑफ स्क्वायर ऑफ ट्रीटमेंट को डिवाइड करेंगे तो हमारे पास मीन स्क्वायर ट्रीटमेंट आ जाएगा। ठीक है, जब हम सम ऑफ स्क्वायर ऑफ एरर को डिवाइड करेंगे न्यूमरेटर डिग्रीज ऑफ फ्रीडम से तो हमारे पास मीन स्क्वायर एरर आ जाएगा। जब हम इन दोनों टर्मिनोलॉजीज को डिवाइड करेंगे तो हमारे पास एफ की वैल्यू आ जाएगी। यहाँ पर हमने इनको डिवाइड किया, हमारे पास 296 ट्रीटमेंट मीन स्क्वायर आ गया और एरर मीन स्क्वायर हमारे पास 23 आया। अब जब हम इसको फर्दर डिवाइड करेंगे, मीन्स को ट्रीटमेंट और एरर के मीन्स को जब हम डिवाइड करेंगे तो हमारे पास एफ की वैल्यू आएगी विच इज़ 8.99। अब हम लोगों ने कंक्लूड करना है कि हमारी एफ की वैल्यू यानी कैलकुलेटेड वैल्यू ग्रेटर है क्रिटिकल वैल्यू से, तो हम लोग एच नॉट को रिजेक्ट कर देंगे। ठीक है, अब हमारे पास जो कैलकुलेटेड वैल्यू आ रही है वो आ रही है 8.99 विच इज़ ग्रेटर देन दी 5.09 हमारी टेबल वैल्यू थी। तो हम लोग एच नॉट को रिजेक्ट करेंगे। तो अगर मैं इसका नॉर्मल कर्व बनाऊं, ठीक है, तो इसके कर्व का जो स्केल है वो 0 टू पॉजिटिव इन्फिनिटी तक है और यहाँ पर आपकी मेन वैल्यूज़ आ जाएंगी। आपका जो अल्फ़ा है वो 5% था। ठीक है, अल्फ़ा 5% था और क्रिटिकल वैल्यू बेसिकली आपकी जो एक्सेप्टेंस एंड रिजेक्शन रीजन होती है उनको सेपरेट कर रही होती है। तो आपकी क्रिटिकल वैल्यू बेसिकली 5.09 थी और जो कैलकुलेटेड वैल्यू आई है वो 8.99 आई है, यानी वो रिजेक्शन रीजन में लाई कर रही है।
ठीक है, तो हम लोग कंक्लूड करेंगे कि देयर इज़ अ डिफरेंस इन द ट्रीटमेंट मीन, यानी आपका एच नॉट रिजेक्ट हो जाएगा, यानी हम ये नहीं कह सकते कि सब मीन्स इक्वल हैं। हम ये कहेंगे कि आपका एच नॉट रिजेक्ट हुआ क्योंकि आपकी जो कैलकुलेटेड वैल्यू थी वो ग्रेटर थी क्रिटिकल वैल्यू से, या आपकी जो कैलकुलेटेड वैल्यू थी एफ डिस्ट्रीब्यूशन की वो एफ टेबल वैल्यू से ग्रेटर थी, और हमारे पास जो ट्रीटमेंट मीन्स आए हैं वो भी डिफरेंट है। यहाँ पर हमारा आज का लेक्चर एंड हुआ। ये आपकी अनोवा की कैलकुलेशन थी और इसका डिसीजन था, और आप लोगों ने ये सीखा कि जब हमारे पास मोर देन 2 पॉपुलेशन होती हैं तो हम उनको किस तरह से कंपेयर करते हैं। तो आज का लेक्चर हमारा यहीं तक था। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।